सभापति जी। क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 121 श्री नीरज शेखर जी। प्रश्न संख्या 121। माननीय मंत्री जी। प्रश्न के सवाल जवाब का विवरण सदन के पटल पर रखा है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय नीरज जी। माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बड़ा विस्तृत जवाब इन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रही है। NRHM के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से लोगों को सुलभ और सस्ती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सरकार दे रही है। मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया को एक मेडिकल कॉलेज दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान योजना, PM आयुष्मान योजना के कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिला चिकित्सालयों में जो पैसा जा रहा है, इससे क्या वहाँ पर जो बिस्तर हैं, जो बेड्स हैं, उसमें वृद्धि होगी और क्या वहाँ पर ऐसे इलाज जो गंभीर बीमारियाँ हैं जैसे कैंसर, उनका प्राथमिक इलाज या इलाज हो पाएगा? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, सम्माननीय सदस्य ने जो पूछा कि आयुष्मान भारत की योजना से लगभग सभी हमारे सरकारी अस्पताल इन पैनलमेंट वहाँ पर किए जा चुके हैं और उनके माध्यम से जो भी पैसा हमारे सरकारी अस्पतालों में जाता है तो वो पैसों के माध्यम से उस हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, जैसे कि जहाँ पर जो भी कमी हो वो पूरी करने के लिए भी उनको सहूलत दी गई है और बहुत सारे हॉस्पिटल ने नए अलग अलग से इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर खरीदे हैं और उनकी सुविधा और उनका अधिकार भी उनको दिया गया है। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय नीरज जी। माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न ये है कि PM आयुष्मान योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तो काफ़ी काम हो रहा है और काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है, लेकिन विशेषकर पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में BHU जैसा है जहां पर बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं, ना केवल उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लोग बल्कि बिहार से भी लोग वहां आते हैं। जो PGI है लखनऊ में, वहां पर भी बहुत सारा लोग आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश से इलाज कराने। 2 एम्स हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी क्या PM आयुष्मान योजना से पैसा दिया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है कि वहाँ और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें? सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो पूछा कि जैसे यह हॉस्पिटल है तो उसमें PM अभियान के माध्यम से उनको पूरी सुविधा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी निधि वहाँ से आवंटित किया जाता है और यहाँ पर जो भी उनसे डिमांड आती है या PM अभियान के माध्यम से अभी तक जो पैसा वहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में SGPGI लखनऊ, AUM अलीगढ़, GMC झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी जैसे स्थानों पर PMSSY स्कीम के तहत सुपर स्पेशलिटी के में उन्नत किया गया है और PM अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा अनुमोदित किए गए। माननीय मंत्री जी, नड्डा जी कुछ कहना चाहते। ये जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, हमारे साथी सम्माननीय यादव जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने बहुत विस्तृत रूप से जवाब दिया है, लेकिन मैं सदन के माध्यम से देश की जनता को भी अवगत कराना चाहता हूं और हमारे सभी सदस्यों को भी अवगत कराना चाहता हूं। जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, सबसे पहली बात तो यह है कि हम इनका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम हेल्थ के को हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और उसके साथ साथ इक्विटेबल बनाने के लिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर देने का प्रयास NHM के माध्यम से कर रहे हैं
और उसमें हम बहुत तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन पावर सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसका जो माध्यम होता है उपसभापति जी, वो नीचे से उसकी प्रोग्रामिंग होती है। हमारे यहाँ एक PIP होता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, कि हम अपना प्लान बनाएं कि मेरे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस चीज़ की आवश्यकता है। बिल्डिंग की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है, इक्विपमेंट की आवश्यकता है। वो प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम PIP के तहत वो NHM में आता है। और जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं। इसके माध्यम से फिर धनराशि उनको जाती है और वो धनराशि के खर्च करने के बाद फिर जो अगला PIP आता है उस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। दूसरा जो आपने कैंसर के बारे में कहा, इसमें आयुष्मान भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है, उस लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि आयुष्मान भारत के इम्प्लीमेंटेशन से भारत में आज कैंसर का ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग के 30 डेज के अंदर शुरू हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तीसरा, इस बार के बजट में माननीय हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने हम लोगों से ये इस बजट में उन्होंने घोषणा की है कि हम डे कैंसर केयर सेंटर ये हर ज़िले में खोलेंगे। और 2025-26 में वी आर गोइंग टू ओपन 200 डे कैंसर केयर सेंटर। और अगले 3 वर्षों में हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसका सेंटर खोल देंगे। लाभ क्या होने वाला है? Now there are 22 All India Institute of Medical Sciences which have got a full-fledged oncology department. Along with that, all central hospitals are now full-fledged oncology department. हमारे झज्जर में 700 बेड का देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर, और जो दुनिया में जो इक्विपमेंट्स हैं वो आज झज्जर में वो कैंसर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। कीमोथेरेपी से लेकर के जितनी भी थेरेपीज होती हैं, उसके बाद ज़िले में टाइम पर जो करने की ज़रूरत है वो डे केयर कैंसर सेंटर में उसका हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कैंसर के दृष्टि से इस काम को किया है। एक जो प्रश्न आपने BHU के बारे में पूछा, वो भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में सबसे पहले तो गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला गया है। और मुझे खुशी है कि उसकी OPD और IPD प्रैक्टिकली फुल है। It is in full swing that All India Institute of Medical Sciences Gorakhpur is working. लेकिन BHU में वहाँ एक सेंटिमेंट, और वो बहुत सही सेंटिमेंट है, कि BHU के कैंपस में हम कोई अलग से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग BHU के साथ एक MOU किया है, जिसमें हम वहाँ के BHU के मेडिकल कॉलेज को एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। और इस बार बजट में हेल्थ मिनिस्ट्री में BHU के मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स पर लाने के लिए जो उसके पैमाने हैं उसका बजटिंग इस बार किया गया है। और अब SFC वहाँ के लोग करेंगे, वो जो फाइनेंस कमेटी वहाँ की बनाएगी, उसके अनुसार हम उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थर्ड सप्लीमेंट्री प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय संतोष कुमार P। माननीय संतोष कुमार। Sir, when we talk about health infrastructure in rural areas, the ASHAs do play a very significant role, accredited social health activists. So my question to the Honorable Minister through you, sir, is there any chance to elevate their status from scheme workers and any plan to increase their wages? Moreover, a huge amount is spending to a state like Kerala. It was stated in the Assembly of Kerala that more than 100 crores. So any plan to release these amounts immediately? Thank you. Question directly does not relate to this question, but still I'll answer to my respected colleague Santosh Kumar ji.
First of all, ASHA workers are doing a very good job, and my full appreciation for them, because at the grassroots level, they have been, their efforts have reduced the maternal mortality ratio, IMR, under 5 mortality, and we can say, I can say with confidence that as far as maternal health and reproductive child health care, the ASHA workers, our frontline workers, their capacity building has been done, and they have been certainly, they are doing a very good job. I would like to. Please, Jairam ji, no commentary, please. I would like to. Do not interrupt, please. I would like to enlighten the House that just a week back, there was a meeting of Mission Steering Group of the NHM, where we have seen to it that the ASHA workers, all their activities which they are doing, in all those activities, there should be there has to be enhancement of the financial part, and which has the Mission Steering Group has given the permission, and we will be going forward. That is the enrollment. As far as the Kerala government is concerned, I would like to enlighten the member that the government of India has given all its due. Please. No, not allowed. Please take your seats. We have given all its due. The utilization certificate has not come. The moment the Please take your seat. No, आप सबकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही. Please. The moment the to the ASHA workers and to the state of Kerala accordingly. But at this point of time, our share has been given to Kerala as per the ASHA. Thank you. Manya Ranjita Ranjan ji. Manya Ranjita Ranjan. आप सीट पे बैठ जाए, आपको अलाउड नहीं. माननीय रंजीता सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि रूरल हेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो छत्तीसगढ़ का आयुष्मान का कितना पैसा बकाया है? क्या ये सच है कि लगभग 6,000 करोड़ बकाया है, और जिसके कारण जो प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान का इलाज होना चाहिए वो करने से मना कर रहे हैं और सरकारी अस्पताल भी मना कर रहे हैं? और क्या ये सही है कि 5 लाख पर पर्सन आप आयुष्मान के लिए इलाज के लिए देते हैं, जिसमें आपने बड़ी बीमारियों का जिक्र किया, लेकिन अस्पतालों में अगर 2.5 लाख या 1.5 लाख का खर्चा है तो पूरा पैसा आयुष्मान से नहीं कटता है? पेशेंट को अपने घर से, बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने घर से देना पड़ता है. तो छत्तीसगढ़ का कितना पैसा आयुष्मान का बकाया है? क्या वहाँ इलाज नहीं कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद. एक ही सवाल पूछे प्लीज. माननीय उपसभापति जी, यह प्रश्न प्रधानमंत्री, यह प्रश्न NHM से संबंधित है, नेशनल हेल्थ मिशन से. ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है. मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं. रंजीता जी, मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं. इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ड्यू नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट हैज टू रिजॉल्व इट. आपने कहा है, मैं इसकी तहकीकात करूंगा और जो करने को होगा वो किया जाएगा. हमारे तरफ से कभी भी किसी भी स्टेट को आयुष्मान भारत में उनके जो बिल्स हैं वो पेंडिंग नहीं है. हम लोग हमेशा देते हैं. हाँ, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिन केसेस के बारे में कोई हमको हमारे हमारे डिजिटाइजेशन के कारण हमको कुछ उसमें से अलर्ट्स मिलते हैं. उन अलर्ट्स को हम री एग्जामिन करते हैं और उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं. थैंक यू. लास्ट सप्लीमेंट्री, माननीय अशोक राव चौहान. माननीय अशोक राव चौहान. अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस प्रश्न में विस्तृत से अपना जवाब दिया है. अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि ये सब स्टेट सब्जेक्ट है. आप पैसा केंद्र से राज्यों को देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदारी अपनाती है कि उनको ये सब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. अध्यक्ष महोदय, पैसे की कोई कमी नहीं है. जो प्रश्न का फोकस है, मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार की ओर से जो पैसा राज्य को दिया जाता है अलग अलग स्कीम्स के तहत, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है. इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है उस पर दिक्कतें आ रही हैं.
जैसे कि हम महसूस कर कई स्टेट्स में हमारे रूरल हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स तैयार होके 2-2, 3-3 साल हो गए, अभी भी वो अस्पताल फंक्शनिंग नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत से तैयार होकर 2 साल 3 साल हो गए, अभी भी फंक्शनल नहीं है। सब सेंटर्स में वही हाल है। हमारी जो सिटी स्कैन मशीन्स है, MRI मशीन्स है, वो भी मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बंद पड़ी है। तो मेरी रिक्वेस्ट मंत्री जी से ये है, हम स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने के बाद में सही दिक्कत तो ये है कि डॉक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, और उसके कारण ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस MPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। 2-2, 3-3 साल तक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चलते रहती है, और वो डॉक्टर्स नहीं होने के कारण, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस वक्त पे नहीं होती है, इसलिए 2-2, 3-3 साल तक बिल्डिंग्स तैयार होकर इक्विपमेंट लगाकर भी उसका इस्तेमाल नहीं होता है। सवाल तो मेरा रिक्वेस्ट ये है मंत्री जी से, क्या हम टाइम बाउंड इसके ऊपर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज की रिक्रूटमेंट हम इंप्लीमेंट करने के बारे में स्टेट गवर्नमेंट के कोई ऊपर हम एक अंकुश रखें, ताकि आपका दिया हुआ पैसा सही इस्तेमाल हो और खास करके रूरल एरिया के लोगों के लिए इसका फायदा हो। इसके बारे में मंत्री जी कृपया हमें अवगत कराएं। नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य को कि उन्होंने इस बात को माना कि पैसे की कोई कमी नहीं है, यानी फाइनेंशियली हम हमेशा सारी चीज़ों को जो भी आवश्यकता है उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप बड़े तजुर्बेकार हैं, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है, सारी चीज़ों को आप जानते हैं। हमारा प्रयास ये है कि जैसे NHM में डॉक्टर्स की कमी है, तो हमने कहा यू कोट वी पे, यानी डॉक्टर्स को आप तनख्वाह करने के लिए उनकी तनख्वाह डॉक्टर कोट करे, हम पे करेंगे। यहाँ तक हम फ्लेक्सी पूल के तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ के लिए भी हम लोगों ने इसी तरीके से किया है। मैन पावर का रिक्रूटमेंट तो स्टेट का विषय है, वो स्टेट करेगी। हमने एक काम और हम जिस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम स्टेट की कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम फाइनेंशियली उनको दे देते हैं, लेकिन जो एजेंसीज वो आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ सर्विस में प्राइमरी हेल्थ सेंटर या आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इनको अब हम लोग नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पर हम काम कर रहे हैं, एनक्वास पर काम कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी को सुधार करने का काम कर रहे हैं। और उसके करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग में भी अगर आवश्यकता हो तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम कर रहे हैं। बहुत जल्द स्टेट की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करेंगे और उनकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इतना मैं जरूर। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 122 माननीय श्री विवेक के तनख्वाह। प्लीज बैठकर कमेंट ना करें, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सुस्मिता जी प्लीज प्लीज। So I place my question on the table of the House. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्लीज बैठकर कमेंट ना करें प्लीज। May I put my first supplementary to Madam Finance Minister? My issue is about inflation, especially impacting the middle class, which is virtually 40% of India. Indian middle class is sitting on a debt-fueled time bomb. And there are 4 indicators. India's household debt-to-income ratio has risen from 30.4% in 2018 to 37.3% in 2022 to fulfill consumption needs. 2, the household debt to GDP ratio has reached a record high of 40% in financial year 22-23, meaning 40% of income of a middle class individual is going towards repayment of debt. 3, every second Indian youth has taken personal loan before the age of 30 years, when every third youth in the age bracket is without a job. 4th, RBI data reveals a significant 71.3% rise in gold loans as distress lending peaks, adversely affecting women who constitute a large percentage of gold loan borrowers. Question, My please. question is, Yes. with these indicators, Yes.
What are the reasons? What are the reasons for the sharp increase, its implication on financial stability, and the measures being taken by the government and the RBI to regulate household debts and ensure responsible lending Thank you. practices? Thank you, Vivek. माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्रास्फीति पे अपनी चिंता व्यक्त की है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि अगर पिछले 3 वर्षों का इन्फ्लेशन अगर देखें तो औसतन 5.6% रहा है, जो कि बेंचमार्क 6 है उससे कम रहा है। और अगर 24-25 का भी रिटेल इन्फ्लेशन देखें तो 4.9% रहा है। जहाँ तक अगर इन्फ्लेशन का सवाल है, अगर आप देखें तो इसके पहले जब 4 से 14 तक की सरकारें थीं, उस समय डबल डिजिट में इन्फ्लेशन हुआ करता था और एवरेज जो आता था 8.1% आता था। अभी माननीय सदस्य ने जो विषय रखा कि लोगों को नौकरी प्राप्त नहीं हो रहा, हालांकि ये विषय कहीं ना कहीं सांख्यिकी मंत्रालय और श्रम मंत्रालय का है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि नस्सों के सर्वे के अनुसार अगर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें तो 60.1% रहा है और जो इस दौरान बेरोजगारी दर रही है वो 3.2% रही है। प्लीज आप सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, मैंने 4 इंडिकेटर्स बताए थे, मैं चाह रहा था उन 4 इंडिकेटर्स में मुझे जवाब दें। सेकंड सप्लीमेंट्री। My second supplementary is health, home, education and food. These are 4 important ingredients of life, of a good life for a middle class. What specific measures is the ministry contemplating to reduce the current high GST rates of 18% on household essentials, basic education material for children and construction material, ensuring that these rates better affect the essential nature, particularly as inflation continues to disproportionately burden vulnerable sections of our society? Thank you, Vivek. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जीएसटी का विषय उठाया है, एक देश एक कर की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सुधार इस देश के लिए हुआ था और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जब से प्रभावी हुआ है, अगर आप एवरेज टैक्स देखेंगे जो पहले 15% आता था, अब वो घट करके 12% हो गया है। हालांकि जीएसटी की दरें और प्रक्रियाएं तय करना जीएसटी काउंसिल निर्णय लेती है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। और जब मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों के मेंबर उपस्थित रहते हैं, और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता हो रहा है कि जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिलकर के बात करते हैं। जहां तक सदस्य ने कहा कि आवास और बाकी आम जनता की समस्या के लिए प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ सबका विकास के आधार पर उन्होंने इस देश में कार्यक्रम चलाया है, अगर आप देखें, चाहे वो मकान हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे वो पानी का कनेक्शन हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, किसान सम्मान निधि हो, ये सारी सुविधा कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत के माध्यम से दवा की व्यवस्था, उन गरीबों की सभी चिंता भारत सरकार कर रही है। माननीय दोला सेन जी, प्लीज, थर्ड सप्लीमेंट। Thank you, Deputy Chairman, sir. Despite the RBI's inflation target of 4%, food inflation has remained consistently high, which is disproportionately impacting lower-income households who are more than 70% of our population. What structural measures is the government implementing to ensure food price stability beyond short-term interventions like duty cuts? And through you, sir, I want to know from the Honorable Finance Minister that what is the update of revoking totally the GST from medical insurance, LIC and other insurance? One question, Thank please. you. Only one question, please. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पहले भी बताया कि जो हमारी मुद्रास्फीति है, अगर हाल में 25 में देखें
तो 4.9% है, जो कि आरबीआई की गाइड, जो आरबीआई द्वारा तय किया जाता है 4+-2, उससे कहीं ना कहीं नीचे ही रही है। जहाँ तक अगर देखें तो बीच बीच में मौसम और सप्लाई चेन के बाधा के कारण कभी कभी कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी भारत सरकार लगातार कि आम गरीब के ऊपर बोझ ना पड़े, उस समय भी हमारी सरकार निगरानी रखती है और बफर स्टॉक बना करके हम रखते हैं। साथ में व्यापार नीतियों के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं। साथ में जो स्टॉक सीमा का निर्धारण होता है कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उसके निगाह रखा जाता है। चावल, गेहूं, दाल, चना, मसूर, मूंग आदि के भारत ब्रांड के माध्यम से सस्ते दामों पे लोगों के बीच में उपलब्ध कराया जाता है। जहां तक जीएसटी का सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है, मैंने पहले बताया कि इसका निर्णय काउंसिल लेती है। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान। Thank you, sir. Sir, recent reports, including findings from the International Monetary Fund, indicate that declining unionization and stagnating real minimum wages are key factors driving rising income inequality in many economies, including India. Studies have shown that as the bargaining power of workers diminishes, wage growth fails to keep pace with productivity, leading to erosion in purchasing power. In view of the evidence that weakening union representation is a structural driver of inequality, what measures is the government considering to reinforce collective bargaining frameworks in sectors marked by pervasive wage stagnation? Thank you. Thank you. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हर नागरिक के लिए समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर एवं स्किलिंग के अवसर प्रदान कर रही है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी जिन लोगों को हाशिए पर रखा गया था, उनके सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार पूरा जोर दे रही है। इन लोगों को चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, पेयजल हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, दुर्घटना बीमा हो, जीवन बीमा हो और किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, इन सारी योजनाओं से कहीं ना कहीं लाभान्वित करने का काम कर रही है। जहां तक प्लीज आप इन सारे गरीबों की सुविधा देने का काम कर रही है। धन्यवाद। माननीय मिथिलेश कुमार। माननीय उपसभापति महोदय, आपने हमें प्रश्न पूछने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि देश की अधिकतर आबादी गांव में रहती है। इन ग्रामीण देशवासियों के विकास एवं उत्थान के लिए सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है? धन्यवाद। ये सत्य है कि जब से 2014 से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अगर आप देखें तो सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है, वो केवल नारा नहीं, यथार्थ उसको उतारने का काम किया है। एक तरफ जहां देश को दिन प्रतिदिन आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, लगातार हमारी वित्त मंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट बढ़ाती जा रही हैं। एक तरफ जहां हम रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, एम्स खोज रहे हैं, वहीं पे गांव में भी अगर देखें तो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से सभी गांवों को कनेक्टिविटी देने का हम काम कर रहे हैं। अभी मैंने पहले भी बताया, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, चाहे उनको गैस का कनेक्शन हो, सारी सुविधा हम वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्किलिंग की व्यवस्था करा करके उनको कलेक्टर फ्री लोन भी हम देने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से सरकार गरीबों की भी चिंता बराबर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 124, माननीय वीरेंद्र कुमार वैस। सर प्लीज। हाँ, नहीं, माननीय मनोज जी, आप 123 के बारे में कह रहे हैं। इट हैज बीन विथड्रॉन हियर, द मेंबर हैज विथड्रॉन ऑलरेडी। प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। Hydroelectrical project, solar energy, wind energy plays significant role
for the green power generation in our country. Northeastern region of our country have a huge potential for power generation from the hydro, power generated for the solar energy, and power generation for the wind energy. The Ladakh is the only state of our country. Please be brief in questions, sir. I'm coming to the question, sir. Please this come. is related to the question, sir. माननीय सदस्य औरों को भी मौका मिलेगा क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे भी अनुरोध है माननीय मंत्री जी से भी कि संक्षिप्त क्वेश्चन संक्षिप्त जवाब प्लीज। Out of 365 days, there is a sunny days in Ladakh, 350 days. Arunachal Pradesh is a sun-rising state of our country. I want to know from the Honorable Minister, what is the total budgetary allocation is provided for renewable and new renewable energy our country, and what percentage of money is allotted for the northeastern region, including Assam? Thank you. For renewable and new renewable. Thank you, माननीय वीरेंद्र शाह जी। Sir, as far as member's question is concerned, I am thankful to him. The northeastern states is the priority of this Modi-led government. हम इसमें हमको गर्व महसूस होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनने के बाद हर मंत्री कम से कम 3 महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट विजिट करना ही पड़ेगा, सो दैट अपने अपने विभागों का उधर रिव्यू भी हम करते हैं। 700 times, almost all the ministry in last 10.5 years they have visited. इससे पहले कभी भी ये नहीं हुआ था। And for us, Northeast is the Ashtalakshmi of Bharat, as these 8 states embody the essence of the prosperity and the growth. So keeping that in mind, so overall, as far as renewable, he has asked about the larger hydro also, bigger hydro projects. Those projects are looked after by the Power Ministry. But as far as solar energy is concerned, renewable energy is concerned, the first time budget is more than budget allocation is 13,1151.43 crores. Out of that, 443.02 crores has been allocated to NE alone. Apart from that, either in PM Surya Ghar or in PM Kusum, whatever the subsidy we are giving, support we are giving for the installation of rooftop solar PM Muft Ghar, Surya Ghar, Muft Bijli Yojana, इसमें भी हम नॉर्थ ईस्ट में 10% एडिशनल दे रहे हैं। The installation and the implementation is ongoing. I would like to inform, taking this opportunity, in 2014, the solar generation was just 2 gigawatt, and today, just 3-4 days back, I am very happy to announce we have crossed 100 gigawatt of solar installed capacity. And also, as far as PM Surya Ghar installation is concerned, that was announced by Honorable Prime Minister in January 2023, but subsequently, for the issuing of the guideline, formation of the guidelines, it took 1.5 months, and after that there was code of conduct. Practically, we started it implementing in June, and within 6 to 7 months, we have crossed 10 lakh installations. That is the achievement under the Prime Minister Shri Modi. There also, as far as these two projects are concerned, we are providing more subsidy to the northeastern state. Second supplementary, Manya Virendra ji. Honorable Minister, sir, I am thankful to the Honorable Prime Minister for giving priority to the northeastern region, and I am thankful for the Minister to give him the elaborate answer. Sir, my question, we are very much concerned
about the cost of production of per unit of power generation from solar and renewable energy, which compared with the developed country like Germany, our cost of production is very high, so it will be very difficult to compete the present structure. So I want to know what is the present structure, what is the present position, production cost of per unit of power generated from new and renewable energy, and what is the cost of production of the Germany, and what measures government is going to take to cut the cost of production to encourage the people in this line, sir. Thank you. Sir, as far as renewable energy, that is energy by non-fossil fuel, I am very happy to announce one more thing. India, under the leadership of Prime Minister Shri Modi, in last 10 years, we are the third largest producer of the renewable energy in the entire world from the non-fossil fuel. And also the manufacturing of the modules, manufacturing of the cells, manufacturing of the vapors. Prime Minister has provided a PLI scheme in that, and also production. There was absolutely no production as far as the solar modules is concerned, just 2 gigawatt. Today we have crossed 70 gigawatt, and very shortly we are going to achieve 100 gigawatt. And in 2010 and 11, it was 18 rupees, and in 2011 it was 11 rupees per unit. Today, Madhya Pradesh recently has floated a bid, and it is finalized now. It is 2 rupees 18 paisa per unit as far as solar is concerned. 2 rupees 18 paisa. With battery storage, it may little increase, but with the utmost confidence at my command, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि it will not cross in pan India more than 3.5 rupees per unit, including storage, battery storage capacity. So we are doing very well as far as renewable energy is concerned. After Honorable Prime Minister announced in COP26 our commitment for the 50% of the non-fossil fuel energy in 2030, 500 gigawatt generation by 2030, and net zero by 2070, whatever Prime Minister has announced recently, whatever Prime Minister has announced in the COP, that has been strictly followed. And recently, the entire team of European Union had recently come. I gave them a presentation what has been achieved in the last 10 years, and they were just perplexed with the achievement of Honorable Prime Minister led this government. Thank you. Manya Susmita ji, Susmita Sen. Susmita ji. Solar energy is extremely important for the northeastern states or to our fragile ecology. Sir, what Mr. Bashar said, and I would like to reiterate that, the challenges we face, sir, in the northeastern states is being a land-intensive sector, and so many 6 scheduled areas in northeast, land becomes a problem. I'm sure Honorable Minister is aware. And the second thing is that because it is so remote, sir, that the output, that the cost becomes much higher. Add to that the problem of the low solar insolation. So all of these put together, sir, it becomes unviable for DISCOMs to actually buy the power from northeastern states. So I would like to ask the Honorable Minister that is there any way that you can encourage the DISCOMs to buy more power from the solar projects in the northeastern states? Thank you, sir. Susmita Devi. Not only to the northeastern state, for the entire country, the RPO obligation, renewable purchase obligation, is mandatory. From 26, there is going to be penalty if they do not purchase the non-fossil energy from the non-fossil fuel, that is renewable energy.
that is always there. It is not only for the Northeast, for the entire country it is there. But as far as the cost is concerned, the generation cost is, as I said, I would like to correct, I think I said 2.18. In Madhya Pradesh recently, it is 2.15 rupees per unit, 2.12 rupees 15 paisa per unit. That is the cost. Transmission and it all such things applicable to the fossil fuel also. So that we are coming, that's why today we have achieved from 75 gigawatt in non-fossil fuel in 2014, today we have achieved 222 gigawatt. Totally, it was 250 gigawatt, the total installation capacity, including fossil and non-fossil. Today, we have achieved 469 gigawatt in the entire country. Out of that, 222 gigawatt is the renewable energy. It is going on well, and it is a dynamic situation. Technology is changing, and we are doing all even in Northeast, because and land is an issue where it is there not only in Northeast, in the entire country. For that, many of such measures have been taken. For example, where land is not available, for that the elevated solar is being planned, floating solar is being planned. Only after China, we are the only country which has introduced the floating solar, which has been successful in the Madhya Pradesh. That is also 3 rupees 10 or 15 paisa per unit. And small hydro and biomass-based co-generation, we are exploring in the Northeast region. And as far as RPO obligation is concerned, so far in the overall in the country, it is achieved nearly about 39%, and also it has also achieved in the northeastern state also. And many such floating solar, elevated solar, all such, and wind, all such things are being considered. Northeast and also solar park, we are giving extra money for the solar park in the Northeast also. That's why things are moving, and we are doing well. And we are going to achieve 500 gigawatt of the renewable energy, that is from non-fossil fuel, by 2030. Mani Dr. V. Sivasan. Respected Chair, the solar power is very important for the development of the nation. But the proper assistance from the union government is not getting the common people. So my question is, earlier, Government of India, the state governments have given big publicity for rooftop solar projects. That is for households. So government has any proper plan for increase the subsidies for the rooftop solar project for households? Thank you. Sir, as far as subsidy is concerned, sir, for rooftop, he has asked. I would like to tell Honorable Minister through you, sir. Sorry, to the member through you, sir. We are providing 30,000 rupees. 30,000 rupees per kilowatt, and up to the maximum of 78,000 for 3 kilowatt. And it generates nearly about 300 to 360 units pan-India if you consider average. By that, for that, apart from the 78,000 subsidy what we are providing, apart from that, they may have to give around 85,000 rupees, they have to borrow from the bank. If at all entirely if they borrow from the bank also, their EMI burden will be 610 rupees. And electricity bill, which regularly they used to get, pan-India, we have assessed it, calculated it, surveyed it. On that basis, it is 1,875 electric bill, otherwise what he gets. And 1,875 electricity bill will become zero. 50% of the installations have already become zero out of 10 lakhs. And minus 610, that is the EMI burden.
means net monthly benefit of 1,265 rupees, net yearly monthly income. And net yearly income will be the 15,185. I am talking not zero bill. I am talking the income by which rooftop solar of Pradhan Mantri ने जो अनाउंस किया, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में इसमें जीरो बिल आएगा. उसके अलावा and we are guaranteeing, and I am also thankful to Honorable Finance Minister, the highest budget has been provided in this budget also. Let me complete. So what I would like to tell, we are offering free electricity for 25 years, not like other government like in Karnataka where they announced 200 units and not even providing 40-50 units. That is the situation in the Karnataka today. They are not able to provide. But we are providing 300 units for 25 years, and after 25 years, he is going to earn. The person who has the family who has installed, the household which has installed 3 kilowatt of the Pradhan Mantri Muft Surya Ghar Bijli Yojana, he will earn the 15 lakh fixed deposit if he every month if he deposit 1,265 in the bank. 15 lakh rupees he will earn at the end of the 25 years with the free electricity. This is what the sustainable model which as Prime Minister Modi has exhibited not only to our country and to the entire world. And even people from the outside, they are coming here and studying this Pradhan Mantri Muft Surya Ghar Bijli Yojana because it is the most successful and sustainable model, not only in the country, in the entire world. धन्यवाद. माननीय श्री अमरपाल मौर्य, लास्ट सप्लीमेंट्री प्लीज. माननीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा को जो सुदूर किसान और गांव का गरीब है उनसे जोड़ने का जो उनका संकल्प लिया है, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं. और माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले दशक में सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं एवं देश में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? धन्यवाद. Sir, I have already explained how we are providing in PM Kusum, that is for the farmers, and for the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. There are 3 components in PM Kusum and PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, and every state, it is a demand driven. Some of the states, they are doing well, the people there, they are getting benefit, and many states, they are not performing. As far as, if I can quote the example of West Bengal, 25,000 people in West Bengal have applied for the rooftop solar under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, but sadly none of them have been received. They have been connected. They have been connected because ultimately the state government has to provide the net metering. They have to allow the connection through their respective DISCOM. If they do it, immediately, within 15 days, beneficiary account, we will credit the subsidiary amount. Thank you. Now, question number 125, Srimati Sangeeta Yadav. माननीय मंत्री जी. फर्स्ट सप्लीमेंट्री संगीता जी. माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बड़ा विस्तृत आंसर दिया है, और माननीय मोदी जी को भी आभार प्रकट करती हूँ कि आयुष मंत्रालय के माध्यम से अच्छा काम हो रहा है. सवाल, लेकिन एक मेरा सवाल पहला सप्लीमेंट्री यही है कि जब आयुष में हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जा रहे हैं तो वहाँ दवाइयों का बड़ा संकट हो रहा है. डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें एलोपैथी की दवा लिख देते हैं. तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाह रही हूँ कि क्या जैसे हमारी एलोपैथिक जो दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र जगह जगह बने हुए हैं, ऐसी कोई योजना सरकार की है कि जी आयुष औषधि केंद्र भी जगह जगह खोले जाए? धन्यवाद. माननीय मंत्री. माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि हमारे आयुष के ज़्यादातर डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपनी सेवाएं वहां पर देते हैं.
और ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष की सभी दवाइयाँ सभी जगह पर उतनी उपलब्ध अभी तक नहीं हो पा रही है कि जिससे कि मरीजों को वो दवा खरीदने में भी दिक्कतें आ रही है। लेकिन हमारा मंत्रालय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयुष के औषधियों की उपलब्धता सुलभता बढ़ाने और उन्हें किफ़ायती बनाने के लिए निश्चित रूप से हम प्रतिबद्ध हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री से मैं जानना चाहती हूँ कि आयुष मंत्रालय ने हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या साझेदारी की है जिससे भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार हो सके? आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसद सदस्य को यहाँ बताना चाहूँगा कि हाल ही हमारे मंत्रालय ने इंडोनेशिया के साथ समझौते के सहित आयुष मंत्रालय ने अभी तक अनुसंधान एवं नवाचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन किया है। साथ ही साथ सहयोगात्मक अनुसंधान बढ़ाने के लिए संस्थान से संस्थान स्तर पर 51 समझौता ज्ञापन हमने किए गए हैं। इसी प्रकार विभिन्न देशों में शैक्षणिक पैठ बैठाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, मलेशिया सहित 15 देशों में आयुष चेयर भी हमने स्थापित किए हैं और इसके अलावा 39 देशों में 43 आयुष सूचना प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। आदरणीय सभापति जी, हम विश्व स्तर पर आयुष के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। अवश्य ही हमारा आयुष मंत्रालय 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। WHO ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का पहला एवं एकमात्र ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया है। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए आयुष वीजा की भी हमने पहल की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के 180 देशों से अधिक देशों में हर वर्ष मनाया जाता है। अभी उसको 10 साल पूरे हुए हैं। अभी ये साल हम बड़ी तैयारी करके बड़े पैमाने पर योग दिवस मनाने का हमारा प्रोग्राम तय हो चुका है। इसी प्रकार आयुर्वेद दिवस पर 150 से अधिक देश में उसको सम्मानित किया गया है और हमने योगा सर्टिफिकेट कोर्स बोर्ड भी बनाया है कि जिसके माध्यम से ये सर्टिफिकेट लेने वाले युवाओं को हमारे देश में और देश के बाहर भी बड़े पैमाने पर रोजगार वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। ये सारी काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में हमारा आयुष मंत्रालय कर रहा है। धन्यवाद। माननीय श्री त्रिचू शिवा। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, one of the 5 autonomous organizations working under the ministry having the objective of evidence-based research is CCRYN, Central Council for the Research of Yoga and Naturopathy. Whereas the BNYS is not in the system of NCISM. For students who have put in 5.5 years of labor and who have passed out or without recognition, would the ministry consider of including BNYS in NCISM, National Commission for Indian System of Medicine? Thank you. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जैसा कि सदस्य ने यहाँ पर बताया कि 5 अनुसंधान परिषदें काम करती है, जिसमें केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, ऐसी ये 5 तरह की अनुसंधान परिषदें काम करते हैं। नेचुरोपैथी के बारे में जो सम्मानीय सदस्य ने यहाँ पर पूछा है कि ये बात सही है कि ये जो नेचुरोपैथी के जो कॉलेज है या शिक्षा पद्धति है तो राज्य के माध्यम से वो चलाई जा रही है और ये बात ये भी सही है कि अलग अलग राज्यों में जो सिलेबस है वो थोड़ी अलग तरह के है। कुछ राज्य में 5.5 साल का सिलेबस है, कुछ राज्यों में 4 साल का सिलेबस है और जो 5.5 साल का सिलेबस है वो लोग उनके राज्यों में तो डॉक्टर
लिख सकते हैं, लेकिन जो अभी सदस्य ने चिंता जताई कि बाहर के राज्यों में उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, और जो 4 साल का सिलेबस पूरा करके पढ़ाई कर रहे हैं उनको डॉक्टर लिखने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। निश्चित रूप से जो आपने जो सवाल यहाँ पर पूछा कि नेचुरोपैथी के बारे में सभी रूल रेगुलेशन पूरे देश में एक जैसे होने की आवश्यकता है और सभी को रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पर सभी देश में मिलने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस दिशा में भी हमारा मंत्रालय सोच रहा है, हम इसमें निश्चित रूप से सोचने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। माननीय श्री नीरज डांगी। And through you, I would like to ask the Honorable Minister that given the establishment of Ayush Export Promotion Council, Ayush Axel, to oversee exports of Ayush products and address trade issues, what targets has the government set for Ayush exports by 2047 and what strategies are in place to achieve these targets? Thank you, sir. Thank you. सदस्य ने जो अभी यहाँ पर पूछा, नीचे ये प्रश्न से संबंधित नहीं है, उनको अगर कोई इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो मुझे मिले, मेरे मंत्रालय में मैं उसकी सभी जानकारी देने की कोशिश करूँ। धन्यवाद। माननीय दर्शना सिंह। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या आयुष के क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 2014 में जब से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच से आयुष मंत्रालय हमारे देश में स्थापित हुआ और 2014 में से आयुष विभाग में आयुष में नवाचार, आयुष में संशोधन और आयुष को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम आयुष मंत्रालय के माध्यम से उठाए गए हैं। माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 में आयुष विभाग के आयुष मंत्रालय में अपग्रेड होने के बाद से आयुष उद्योग ने बाजार के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। 2014-15 में आयुष विनिर्माण उद्योग 21,697 करोड़ रुपए था और वर्ष 2020 के RIS के नवीनतम अध्ययन में आयुष विनिर्माण उद्योग का आकार 1,37,800 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, जो 7 वर्षों में 6 गुना से ज़्यादा वृद्धि है। इसी तरह RIS के प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है कि आयुष सेवा क्षेत्र में 1,66,797 करोड़ रुपए का राजस्व भी आयुष के माध्यम से हमारे इसमें हमें मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आयुष में नवाचार संशोधन को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के कदम हमारे मंत्रालय के माध्यम से उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद। Now question number 126, Honorable Shri A. Rahim. Question number 126. माननीय मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल। हर्ष मल्होत्रा जी। First supplementary. Sir, the answer is very evasive, sir. Sir, according to the answer given by the Honorable Minister, the 1,119 cases resolved under the IBC have led to a recovery of 3.58 lakh crore for creditors. But my question, this is the recovered amount. But my actual question was about the haircut amount. Sir, my question is, what is the total haircut amount in these accounts? I want to know particularly in this regard about the haircut amount. Thank you. माननीय मंत्री जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वो कोड है जिसको मोदी जी के विजन से कंपनीज की रिवाइवल के लिए और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इसको किया गया था, क्योंकि
आपके उत्तर आपका उत्तर दे रहा हूं। ये जो प्रोसेस है ये रिकवरी मैकेनिज्म है, रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है, ये बेसिकली रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है और ये मार्केट ड्रिवन प्रोसेस है। जो उत्तर हमने सदन को दिया है वो 1119 कंपनीज का जिनका रिजोल्यूशन हुआ है। Question or is over. Question or is over now, please.